नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कर्म क्रांति पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या और उसके नेचर को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पिछले वर्ष के क्वेश्चनों को देखें, प्रश्नों को देखें, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, उसके पैटर्न का पता चल सके कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, किस स्टैंडर्ड का पूछ रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी बिहार दरोगा का तो जान ही रहे हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है कुछ समय के बाद, तो उसको ध्यान में रखते हुए बिहार दरोगा के लिए या एसआई जिसको कहते हैं बिहार एसआई के लिए अब तक जितना भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चंस है उस सबको एक बार आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यू उसके बारे में क्वेश्चन के बारे में बता दिया करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन लंबा 1400 के आसपास में क्वेश्चन है। तो मेरा आदत है कि डिटेल में डिस्कस करना, सारे ऑप्शन को डिस्कस करना, लेकिन इसमें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना लंबा है। शॉर्ट में मैं चाह रहा हूँ कि इसको कर लिया जाए, फिर बाद में होगा तो टॉपिक वाइज में तो वीडियो करूँगा ही। सारे टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने नोट डाउन कर लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं व्हाइट बोर्ड से मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। तो मैं ये घटना चक्र में जो सारा क्वेश्चन दिया गया है प्रीवियस ईयर का, उसको अभी आपके सामने कवर करूँगा। तो घटना चक्र काफ़ी पॉपुलर पब्लिकेशन है, अच्छा पब्लिकेशन है। इसका सारे एग्जाम्स के लिए मिलता है, क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, अन्य बुक्स मिल जाते हैं लगभग सभी एग्जाम के लिए। आप उसको ले भी सकते हैं, है ना। मतलब ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने वहाँ से लिया है इसलिए मैंने बोल दिया है, ठीक है। चलिए आगे इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखते जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक साल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब चिकित्सा, इसके अलावा हो गया शांति, साहित्य और इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये 6 क्षेत्र है। तो 2021 का में एग्जाम हुआ था, तो 21 का पूछा है, अभी 23 है, 23 में अभी सारे 6 क्षेत्र में दे दिया गया है। तो 6 क्षेत्र को आप एक बार देख लेंगे कि नोबेल पुरस्कार किसको क्या दिया गया है। तो उसे नोबेल पुरस्कार से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कम्पिटिटिव का टाइप का जो एग्जाम होता है उसमें। तो इसमें देख ले वैसे तो इसका आंसर ये है, आपके काम का नहीं है ना। फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है ना। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन कौन सी संधि के तहत हुआ था। देखिए तो नानकिंग की संधि के तहत क्या हुआ था, प्रथम अफीम युद्ध आपको हुआ था 1842 के आसपास में। तो उसी के तहत नानकिंग की संधि हुई थी ना, उसी में इसका समापन हुआ था। नानकिंग आपको चाइना में, चाइना और यूरोपियन कंपनियों के बीच में युद्ध हुआ था, क्या अति को लेकर के कि मतलब अफीम को बेच करके वो लोग चाहता था कि चाइनीज मार्केट पे कब्जा करे, तो इसीलिए युद्ध हुआ था। उसी अफीम के नाम से ही उसका नामकरण पड़ गया। तो ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरुणोदय योजना का किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये देखिए असम सरकार द्वारा। तो यहाँ से क्या देख रहा है कि कोई भी अलग राज्य सरकार भी कोई पॉपुलर स्कीम चलाती है तो उससे क्वेश्चन बनता है। बिहार सरकार भी कई तरह स्कीम चलाती है, हमारा पड़ोसी झारखंड है, असम मतलब पश्चिम बंगाल है, ये सब कुछ चलाती है। तो इस सबको थोड़ा सा देख लेंगे, जो पॉपुलर योजनाएँ भारत सरकार या केंद्र सरकार राज्य सरकार होगी तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया। तो देखिए 1962 में किया गया। तो आप जानते हैं एशियाई खेल, एशियन गेम्स अभी आपको कहाँ है, अभी चाइना में हुआ था, है ना। भारत ने अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लगभग 107 मेडल जीता है भारत ने उस एशियन गेम्स में। और पैरा एशियन में तो 117 के आसपास में जीता है, 117 या 13, एक बार चेक कर लेंगे। तो 1962 आप पता है 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, हम लोग हार गए थे, है ना। तो अंदर से याद भी रखना है, इन चीज़ों को लेंगे। चलिए एंकर शब्दावली, जो एंकर टर्म है किस खेल से संबंधित है, मतलब किस खेल में यूज होता है। तो रिले रेस नाम का, रेस मतलब क्या होता है दौड़, उसमें एंकर शब्द का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है बाद में उस पर कभी चर्चा करेंगे, है ना। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चेन में किस स्पर्धा का मतलब खेल, किस खेल की चैंपियन खिलाड़ी है। तो चाइनीज खिलाड़ी है, इस टेबल टेनिस से संबंधित। टेबल टेनिस चाइना का क्या पॉपुलर गेम है, तो उस समय इन्होंने अच्छा करा था 2021 में, इसलिए इनका नाम आ गया। अभी कई सारे खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं जो पॉपुलर में, जैसे अभी समी। तो खैर तो क्रिकेट अपने यहाँ अपने लोग के खून में है, लोग को तो वर्ल्ड कप से क्वेश्चन बन सकता है। समी अभी 7 विकेट लिए है ना। कोहली का 50 अर्धशतक 50 को शतक पूरा है, सचिन का बराबरी कर लिए है, सचिन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये सब चीज़ें अपडेट न्यूज़पेपर से या करंट के चीज़ों से अपडेट रहिएगा। तो करंट अफेयर्स सारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहता है, सारे कम्पिटेटिव एग्जामों में, तो उससे पूछता है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए किरचॉफ व्यक्ति थे, है ना, साइंटिस्ट थे, उनका धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है,
जबकि उन्हीं का किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है ना। तो देखिए समझ में आ गया, किरचॉफ साइंटिस्ट थे, उनका एक क्या धारा नियम किस संरक्षण पर आधारित है, दूसरा वही उसी में क्वेश्चन में कि उन्हीं किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पर आधारित है। तो इनका आंसर हो जाएगा आवेश और ऊर्जा। तो देखिए किरचॉफ का धारा नियम ऊर्जा आवेश संरक्षण की पर आधारित है, लेकिन वही किरचॉफ का वोल्टेज नियम आपको क्या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने शुरू किया था। खेलकूद मंत्रालय शुरू किया है ना। क्या फिट मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया है। चलिए ये हो गया। सब मंत्रालय कोई ना कोई ऐप या कोई कुछ नया इनिशिएटिव लेता था, उसको आप अप टू डेट कर लेंगे, है ना। तो चलिए अगला 9th नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इनका राजधानी कहाँ था, कन्नौज। हर्षवर्धन जानते हैं कि पुष्यभूति वंश या कहे कि वर्धन वंश का बहुत पॉपुलर शासक था, है ना। तो उसकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1983 में ह्यूमोलिन 1983 में ह्यूमोलिन यार 1983 में ह्यूमोलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो देखिए एली लिली नाम की कंपनी थी, है ना, इसने 1930 में क्या ह्यूमोलिन का विक्रय प्रारंभ कर दिया। देखिए एक्चुअली में क्या है, ये क्या इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ह्यूमोलिन क्या है, एक टाइप का इंसुलिन है, आर्टिफिशियल इंसुलिन है। जानते हैं ना डायबिटीज़, मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसे क्या हो जाता है, डायबिटीज़। ये पूछता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो जब किसी को ज़्यादा डायबिटीज़ हो जाता है तो उसको इंसुलिन की बहुत कमी हो जाती है, तो उसको सुई के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है उस इंसुलिन के थ्रू। तो ह्यूमोलिन भी क्या एक प्रकार का इंसुलिन है, जिसको 1983 में एली लिली नाम की कंपनी ने क्या किया था, बेचना प्रारंभ कर दिया था, है ना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ये प्रोमिस लैंड नाम की पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। तो अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा, उन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है सोनार संक्षिप्तीकरण है। सोनार किसका शॉर्टकट है, एब्रीविएशन है। देखिए सोनार SONAR, सोनार किसका शॉर्टकट रूप है। देखिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या, सोनार। सोनार एक्चुअली होता क्या है, यह क्या है, एक वेव है ना, जिसके तहत क्या समुद्र की गहराई को मापा जाता है इस वेव के तहत, है ना। तो सोनार क्या है, आंसर डी आ गया आपका कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपको रीजनिंग है, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ, आप देख लीजिए, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं 3-3 घट रहा है इसमें, फिर इसमें बढ़ रहा है। आप इसको रीजनिंग को मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, आंसर से बता देता हूँ कि n⁻17m है। आप इसको एक बार देख लेंगे, पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है। किस धातु के कारण से मिनी माता नाम का रोग होता है ना। तो देखिए जब हमारे अथी में बॉडी में या वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू अगर हमारे शरीर में पारा की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, मिनी माता रोग होता है। अगर कोई मछली है, जैसे कोई जलीय प्राणी जिसको हम खाते हैं, अगर वो जहाँ रहता है वहाँ भी अगर पारा का मात्रा ज़्यादा, पारा मतलब वो जानवर वाला पारा नहीं, मरकरी मेटल धातु जो है उसका मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कौन सा रोग हो जाएगा, मिनी माता रोग हो जाएगा। तो ये हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग है, ये भी मतलब ये रीजनिंग है, पूछ रहा है 077। इसके बाद ये क्या होता है, देखिए बहुत आसान है। 1 का क्यूब कीजिएगा, उसमें से 1 घटा दीजिए, तो 1 - 1 क्या होगा, 0, है ना। फिर 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा, 8 में से 1 घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 7। 3 का क्यूब क्या होगा, 27, 27 में से 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 26। इसी तरह से यहाँ पे 6 हो गया, फिर 7, 7 का क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 343, है ना। 343, 7 का क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 343, उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, 342। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 342। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 16, गांधार कला शैली समन्वय मतलब किसका मिश्रित रूप है ना। गांधार कला शैली जो होता है वो किसका मिश्रित रूप है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो
तो देखिए इंडो ग्रीक कला शैली का मिश्रित है। अगर इंडो मतलब भारतीय, ग्रीक मतलब यूनानी, ये दोनों कला शैली को मिलाने के बाद एक नया कला शैली का डेवलपमेंट हुआ। उसे क्या कहते हैं हम लोग? गांधार कला शैली कहते हैं। ये आपको कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, उसके टाइम में डेवलप हुआ था। इसके अलावा इसके टाइम में एक और मथुरा कला शैली भी डेवलप हुआ था कनिष्क के टाइम पीरियड में। भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, मूर्ति, ये भी पहली बार आपको क्या गांधार कला शैली में ही निर्मित हुई, मथुरा कला शैली में ही निर्मित हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ है? टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा होता है, तो सौर ऊर्जा से चलने वाला कपड़ा का मिल पहला कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो परभनी का, महाराष्ट्र। परभनी में मेरा एगो दोस्त रहता है, कुलदीपक भाई, है ना। परभनी अगर घूमने जाना हो तो मैं उसको फ़ोन कर दूँगा, घुमा देगा अच्छे से। चलिए, है ना। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो देखिए असम क्या है, चाय उत्पादन में प्रथम। तो बहुत सारे राज्य अलग अलग चीज़ों के उत्पादन में पहला है। जैसे कि गन्ना के उत्पादन में कौन है? उत्तर प्रदेश प्रथम है। गेहूं के उत्पादन में शायद उत्तर प्रदेश ही फर्स्ट आता है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल शायद फर्स्ट पे आता है। तो एक बार देख लीजिएगा, ये अप टू डेट होता रहता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये सारे चीज़ से भी टॉपिक से पूछ रहा है, तो आप इसको एक बार दिमाग में रख सकते हैं, है ना। इन टॉपिक को देख सकते हैं, काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। फिर आते हैं, अब ये देखिए, ये आपको साइंस का ही क्वेश्चन है ना। मैं आंसर आप देख लीजिए। नाभिकीय, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम कौन कौन है? तो ये बीटा अल्फा गामा होगा, डी आंसर है ना। आप इसको डिटेल में आप घर पे टॉपिक पढ़े होंगे तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा नया वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? तो आपको क्या सुमंगल विवाह, अंतरजातीय विवाह जान रहे हैं ना, कि अपने जाति के अलावा, क्योंकि अंतरजातीय जाति प्रथा समाप्त कब होगा? जब अंतरजातीय विवाह ज़्यादा बढ़ेगा तो ही जाति प्रथा समाप्त होगा। छुआछूत हालांकि अब बहुत कम हो गया, लगभग नहीं के बराबर होता, बहुत कम लोग करते छुआछूत। अंतरजातीय विवाह होने से एक और फ़ायदा होगा कि दहेज प्रथा पे भी थोड़ा सा क्या होगा, मतलब दहेज प्रथा पे भी प्रहार होगा, वो कम होगा, हमको ऐसा लगता हो सकता है। खैर चलिए, तो हाँ, इस क्वेश्चन से अभी समझ सकता है कि सरकार जो अलग अलग राज्य सरकार है या केंद्र सरकार जो स्कीम लाती है उसको थोड़ा सा ध्यान है। चाहे कोई ऐप जारी करती है उस सबसे पूछता है, तो पेपर से अप टू डेट रहिएगा ना, न्यूज से, करंट चीज़ों से, तो थोड़ा सा आ जाएंगे चीज़ें, धीरे धीरे चलते हैं। भारत ने जल प्रदूषण निरोधन अधिनियम कब पारित किया? तो आपको 1974 में पारित किया था, जल प्रदूषण को रोकने के लिए। इसमें कुछ जानना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया? तो कृष्णा शोभती बहुत पॉपुलर इतिहास मतलब रचनाकार थी, साहित्यकार थी, है ना। तो उनको हिंदी साहित्य के लिए पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अलग अलग क्षेत्रों में संस्कृत साहित्य के लिए भी दिया जाता है, उर्दू साहित्य के लिए भी, इंग्लिश साहित्य के लिए भी दिया जाता है, प्रत्येक साल दिया जाता है। तो इसको देख लीजिएगा, अभी ये तो पुराना है, 2021 वाला, 24 वाला देख लीजिएगा, 23 वाला देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 22 हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन पर चलता है। स्पीड में मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं ले पा रहा हूँ। मैं चाहता था उसको भी डिटेल कर सकता था, मैं टॉपिक होगा तो अलग अलग करके दे दूंगा सब कुछ, लेकिन अभी हम शॉर्टकट में आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि लेवल क्या है क्वेश्चन का, स्टैंडर्ड क्या क्या रहता है। ठीक है, तो चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 33वें नंबर का 2024 में ओलंपिक खेल होगा, कहाँ होगा, है ना। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, एफिल टावर जानते हैं ना, वहीं है, तो वहाँ पे आपको होगा। तो देखिए, अभी 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? आपको जापान में हुआ था 2020 का ओलंपिक खेल। 2020 का ओलंपिक खेल 21 में होता कोरोना के कारण। फिर 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। तो इसको आप देख सकते हैं। फिर हाँ, फिर 24 में हो गया, फिर 28 का भी दे चुका है। तो अमेरिका के लॉस एंजलिस नाम का शहर जो है, वहाँ क्या होगा आपको, हाँ ये तो ऑप्शन में ये में दिया हुआ है, लॉस एंजलिस, वहाँ पे क्या 2028 का ओलंपिक खेल होगा। इसमें एक चीज़ आपको ऐड कर लेना है कि 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा उसमें क्रिकेट को भी शामिल किया, और भी दूगो किसी खेल को शामिल किया, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है। अभी 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे देश में ही हो रहा है, वनडे वर्ल्ड कप, है ना। तो आप इसको देख लेंगे। चलिए, तो इससे कई चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर लिया, लंबा तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, करने के लिए तो कर सकता हूँ लेकिन करना नहीं है अभी, है ना। चलिए, संघीय न्यायालय भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था? अंग्रेजों ने किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था। 1935 में ये एक्ट लाया गया था, 1937 में हमारा जो अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट, कुतुब मीनार के प्रवेश दरवाज़ा को क्या कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। मैं गया भी हूँ कुतुब मीनार, है ना, वहाँ पे एक मस्जिद भी, अलाई दरवाज़ा मस्जिद शायद उसको कहते हैं, और कई सारे मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया था, ऐसा माना जाता है, मतलब क्योंकि उस मस्जिद में कई सारे भगवान की मूर्ति देखने को मिला है। तो ये हो गया। अशोक चक्र
शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, है ना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आंसर में कंट्रोवर्सी है, तो आयोग के हिसाब से 1952, लेकिन एक्चुअली में है क्या, देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं। 1952 में 3 शौर्य पुरस्कार, शौर्य मतलब वीरता के लिए ना, शौर्य पुरस्कार स्थापित किया गया था क्लास 1 पुरस्कार, क्लास 2 पुरस्कार, क्लास 3। लेकिन 1967 में ना 1967 में क्या किया, ये तो ऑप्शन में भी है, 1967 में क्या किया गया था, उसका नाम बदल दिया गया था, उसको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। तो यहाँ पे अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार कह रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो 1967 होना चाहिए आंसर, है ना। आप एक बार देख लेंगे अपने लेवल से। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, तो ये कौन है, अभिजीता गुप्ता, ये इस पुस्तक के लेखक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है कि एक समाज की बैठक होती है, 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, टोटल कितना बार हाथ मिलान होगा, तो 45 बार होगा। कैसे होगा आप अपना देख लेंगे इसको, ठीक है। मैथ का मैं डिटेल में इसमें जाऊँगा नहीं। नेक्स्ट, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, है ना। अशोक ने बनवाया था। अशोक के बारे में कहा जाता है कि 84,000 से ज़्यादा स्तूप बनवाया था। स्तूप क्या, बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रकार का समझ लीजिए मंदिर ही, हालांकि वो तो अवशेष से संबंधित है, लेकिन मंदिर ही मान लीजिए। बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, आसान भाषा में। तो कौन बनवाया था सांची का स्तूप, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 नहीं, 1, 2, 3 पढ़ लेना, याद हो जाएगा आसानी से, है ना। कुछ अलग तरीके से जोड़ करके रिलेट करके याद कीजिएगा ना, तो लंबे समय तक याद रहेगा। तो 1, 2, 3 के तहत यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब होता है कि अगर संसद, कानून कौन बनाती है, संसद, तो संसद अगर कार्य में नहीं हो, संसद अभी नहीं चल रहा है, कोई ज़रूरी कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति एक आदेश अपना जारी कर देगा, वही क्या होगा, कानून बन जाएगा। कब तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं, जब तक संसद अपना कार्य फिर से नहीं प्रारंभ कर देता। फिर जब संसद की बैठक जब होगी, तब उस जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है उसको पास करना होगा लोकसभा राज्यसभा दोनों से, तब जाकर के वो कानून बनेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो ये है 1, 2, 3। अगर इसी को एक और जोड़ना होगा तो 2, 1, 3, है ना। अनुच्छेद 2, 1, 3 के तहत राज्यपाल, राज्यों में अगर कोई विधानसभा कार्य नहीं कर रही है, मतलब स्थगित है, तो कोई जरूरी कानून बनाया तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है, ऑर्डिनेंस। तो एक बार देख लेंगे। हालांकि सब ऑप्शन को मैं चाहूँ तो डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन हमें शॉर्टकट में निकलना है, इसलिए इसको नहीं करेंगे, ठीक है। यूटोपिया पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो ये थॉमस मार नाम के व्यक्ति क्या लिखे थे। प्लेटो की भी एक बहुत पुस्तक है, पॉलिटिक्स, है ना। चलिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून, जानते ही हैं, है ना। तो ये कुछ संस्थान से रिलेटेड पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है उत्तरी। देखिए जानते हैं, दिशा जानते होंगे, उत्तर को क्या है, ऊपर में जाए तो उसको क्या कहते हैं, उत्तर, नीचे क्या है, दक्षिण, इधर क्या है, पूरब, इधर पश्चिम। तो भारत का जो सबसे उत्तरी जो पॉइंट है, हमारा ज़मीन सबसे उत्तर में जो है, उसे क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। जो सबसे दक्षिण में उसे क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जो इस सर्किल के जो पश्चिम, सबसे पश्चिमी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सर्किल, गुजरात में पड़ता है। कि बिंदु शायद अरुणाचल प्रदेश का सबसे मतलब पूर्वी भाग सबसे, देखो इसको चेक कर लेंगे। तो ये हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34, निजी क्षेत्र में लघु और, है ना, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो देखिए, विश्व बैंक ने ICIC की स्थापना करवाई थी, उसी के, वर्ल्ड बैंक है ना, उसके सहयोग से क्या, वर्ल्ड बैंक का भी जो चीफ है हमारा भारतीय मूल का व्यक्ति है, क्या नाम था उनका, सिख है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो है। तो ये आ गया, इसमें कुछ देखना नहीं। अच्छा, इडली डोसा जानते हैं ना, इडली जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ये स्टीमिंग कहते हैं। इडली क्या होता है, चावल और उड़द को मतलब पीस करके उसको पूरा रात भर छोड़ दिया जाता है, उसमें फर्मेंटेशन के लिए, फिर जाकर के अगला दिन उसको गोल गोल करके भाप के द्वारा उसको पकाया जाता है, तेल में नहीं तला जाता है या भुना जाता है उसको। तो किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है, उसको स्टीमिंग कहते हैं, भाप के द्वारा, भाप से उसको पकाया जाता है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, अभी एक बहुत पॉपुलर है मोमोज को भाप के थ्रू पकाया जाता है ना, उसी तरह से।
अच्छा, भारत में एक को सक्रिय ज्वालामुखी जानते हैं ना, नीचे से जहाँ लावा निकलता रहता है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पे है? तो बैरन द्वीप है ना, अंडमान निकोबार में है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें बैरन द्वीप है, वहीं पे क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या? प्रतिदीप्ति नलिका नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो ये क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो जानते हैं ना कि पदार्थ का 5 गो अवस्था है। मेनली तो हम लोग 3 को जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसमें एक प्लाज्मा भी आ जाता है, चौथा। एक 5वां तो आइस बोस आइंस्टाइन स्टेज 5वां अवस्था। तो इस तरह का है। तो उसमें जो क्या था, ये जो नियॉन तथा नलिका होता है, ये क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इसको देख लेंगे। नेक्स्ट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी क्या मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है ना। इन्हीं समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी जी ने 1976 आपातकाल के दौरान है ना 1976 में क्या किया था? संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है ना। मौलिक अधिकार कितना है बताइए? 6 है ना। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। तो इसको देख लेंगे है ना। सब कमेटी किसने किस चीज़ से संबंधित है? केलकर, धर, संथानम, इन सबको देख लीजिएगा। मैं चाहूँ तो डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन हमको लंबा करना नहीं है। आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन ही दिखाना है एक बार स्टैंडर्ड के। फिर टॉपिक बार होगा तो डिस्कस करेंगे। अच्छा, जहांगीर के शासनकाल में किसे नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया था, मतलब उपाधि। तो जहांगीर जो मुगल बादशाह था, अकबर का बेटा, वो पेंटिंग का बहुत बड़ा शौकीन था है ना। तो उसके टाइम पीरियड में किस व्यक्ति को नादिर उल अस्त्र के खिताब से, जैसे अभी भारत रत्न देते हैं ना, पद्म भूषण, पद्मश्री देते हैं ना, उसी तरह से ये नादिर उल का अपना टाइटल था। तो उस्ताद मंसूर बहुत बड़े पेंटर थे, उनको दिया गया था। जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है उसको? हाँ, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके टाइम में चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ था। फिर इसी का जो पुत्र होता है शाहजहाँ, इसके टाइम पीरियड को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। इसके टाइम पीरियड में बहुत सारे बिल्डिंग बने, जैसे कि लाल किला हो गया दिल्ली का, आगरा का ताजमहल, और भी बहुत सारे बिल्डिंग बने थे है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित शर्करा को क्या कहा जाता है? लैक्टोज है ना। लैक्टोज जो होता है मीठा, उसी के कारण होता है, लैक्टोज के कारण। जो उसमें मीठापन जो होता है लैक्टोज के कारण होता है। तो ये हो गया। आप इसमें ये भी पढ़ सकते हैं, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अच्छा, फजल अली आयोग का संबंध किससे? तो फजल अली क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित। 1953 में बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 में बना था। 1956 में क्या किया था? ये राज्य पुनर्गठन रिपोर्ट देता है, जिसके आधार पे 14 गो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनता है। अभी कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, आप कमेंट करके बताइए। चलिए, ये हो गया। हाँ, भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य कौन था, ये भी बताइए। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश, उसी में बवाल हुआ था, फिर से तो बैठाना पड़ा था, 1953 में ही बना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग है। तो देखिए 4649 क्या ये कंप्लीट वर्ग है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, 93 का पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौके 16, 2 का क्या हो जाए? 2 दूनी 4, 8 का 8 64। उसी तरह से कंप्लीट वर्ग कौन है? तो ऑप्शन ए है। आप कैसे चेक करना है? आप घर पे एक बार आराम से टॉपिक पढ़े ही होंगे तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ओडोमीटर एक उपकरण है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? क्या मापा जाता है? तो अब तो सबको गाड़ी मिल ही गया होगा, सबके पास गाड़ी है, सबके घर में बाइक की कम से कम तो होगा। उसमें जो कहता है कि 10 किलोमीटर चला गाड़ी, 20 किलोमीटर चला, 1000 किलोमीटर चला, वो जो मीटर जो देख रहा है ना, वो मीटर क्या? ओडोमीटर है। तो उससे आप क्या नापते हैं? दूरी, कितना किलोमीटर चला। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, अच्छा 43 48 यहाँ पे दिखिए रहा था, यहाँ पे करे थे। अच्छा, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़ है ना। अब 43 के बाद 48 आ गए, उसे ऊपर चलते हैं। जल्दी करना, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, 44, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला देखिए ये किस खेल से संबंधित है? आपको निशानेबाजी में भारत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है हर खेल में, जिसमें ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, मतलब ढाकर, मतलब एक तरह हमारा वर्चस्व है उस खेल में। तो अपूर्वी चंदेला खेल से संबंधित, क्रिकेट से, मतलब सॉरी निशानेबाजी से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है ना। अच्छा, 1942 में कांग्रेस ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, मतलब गांधी जी के अथी से। तो उस समय भारत का वाइस राय कौन था?
तो कौन था आपको? लिनलिथ था। तो इसको देख लेंगे। कर्जन कब था? बंगाल विभाजन 1905। लिटन, लिपन, ये सब पॉपुलर चीज़ें हैं, है ना। अगला क्या है? ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरे को न लाभ होता है न हानि, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहभोजिता कहते हैं, ना। चलिए 47 देखते हैं। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? कन्वेंशन मतलब मीटिंग, अभी समय का मतलब मीटिंग। तो रामसर मीटिंग आर्द्र भूमि को बचाने के लिए किया गया था, ईरान में हुआ था, है ना। रामसर जगह जो है ईरान में है, वहाँ पे मीटिंग हुआ था, जिसके तहत ये मतलब वहाँ पर निर्णय लिया गया था पूरी दुनिया में जो आर्द्र भूमि मतलब ऐसा लैंड, ज़मीन जहाँ पे कुछ ना कुछ पानी हमेशा रहता हो, जिससे क्या इकोसिस्टम, जो जीव बहुत सारा पानी में रहने वाला जीव हो, उसको तो फ़ायदा हो। इसके अलावा क्या हो, पानी का वाटर लेवल बना रहे धरती का, इस सब के लिए और भी बहुत सारे फ़ायदा होता है, जलीय जीव के लिए तो है ही। तो भारत में बहुत सारे रामसर स्थल घोषित किए गए, जा चुके हैं, तो उस सबको देखिएगा अप टू डेट। फरवरी माह में किस तारीख को मनाया जाता है रामसर स्थल? हाँ, वेटलैंड डे मनाया जाता है। वेटलैंड डे बताइए कब मनाया जाता है, कमेंट कीजिए, है ना। फरवरी माह में होता है, हिंट दे देता हूँ। चलिए तो 48 करिए लेता। अब करते हैं हम लोग कौन, अब कर लेते हैं 49। सोलर सेल बनाने में, सोलर सेल जो होता है, सौर सेल बनाने में क्या इसमें से यूज होता है? कौन सा मेटल यूज होता है? तो जानते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या? सेमीकंडक्टर होता है। आपके मोबाइल में, हमें मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो इसमें सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, मतलब चिप लगा हुआ है, उसमें सेमीकंडक्टर है। मोबाइल में है, सिम में है ना, आपके बाइक में है, हर जगह से सिलिकॉन है। तो वही सोलर सेल जो होता है, उस सोलर सेल में क्या लगा होता है? सिलिकॉन लगा, तो वो सेमीकंडक्टर होता है। तो इसमें कुछ बताने के रहा नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन से तेजी हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो क्या होता है? स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग में क्या होता है? ये तेज हिमीकरण विधि, इसके तहत क्या होता है, आपको तरल मतलब लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसमें? स्प्रे फ्रीजिंग में। क्वेश्चन चलिए अब इसके बाद 53, 50 का 53 पे आया था, फिर नीचे वाला को बाद में कर लेंगे। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितना है? तो अभी तक क्या 21 को परमवीर चक्र पुरस्कार दिया जा चुका है। परमवीर चक्र क्या? सेना के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको कौन हो गया ये? आपको 41, अब सॉरी अभी तक 21 दिया जा चुका। बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत बड़ा बहादुरी के लिए दिया जाता है। एक बार इसको लास्ट टाइम ये 1999 में दिया गया था। एक बार अप टू 1999 हमारा युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध पाकिस्तान के साथ। तो बहुत अदम्य साहस का परिचय अगर कोई सैनिक देते हैं हमारे, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। सेना में कई प्रकार के पुरस्कार दिया जाता है, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, तो ये सब वही में से है। अच्छा 54 देखिए, इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो एसिड है? तो अमीनो एसिड आपको क्या है? ल्यूसीन एक क्या है? आवश्यक क्या है? अमीनो एसिड है, ल्यूसीन। देख लेंगे, है ना, इसमें कुछ बचा नहीं। 51 यहाँ पे देख लेते हैं ना। इसरो ने C32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया था, किसके सहयोग से? है ना। तो ये आपको क्या? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके सहयोग से डेवलप किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, है ना, वो हेलीकॉप्टर बना करके भी भारत सरकार को देता है। भारत सरकारी कंपनी ही है, गलती से बोला गया था। तो हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके बाद आइए 55 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन एक जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? ये इस पे बात नहीं है जाति प्रथा का। देखिए, जाति जन्म से निर्धारित होती है, एकदम सही बात है। आप जिस घर में जन्म लिए उसका जो जाति आप ही का जाति हो जाएगी। अभी के वर्तमान में अगर ऋग्वैदिक काल में जाएगा तो वहाँ कर्म से जाति निर्धारित होती थी। फिर उत्तर वैदिक के बाद क्या हो जाने लगता है? जन्म से निर्धारित होने लगता है, जो अब तक चल रहा है। तो ये विशेषता है, नहीं पूछ रहा। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ये बात भी सही है कि क्या विवाह क्या अपने जाति का लड़का लड़की देख करके करते हैं ना, कि अपने जाति वाला से करेंगे। वो अलग बात है कि अब मॉडर्न जमाना आ रहा है तो लोग अंतर्जातीय विवाह, सरकार भी बढ़ावा दे रही है तो लोग कर रहा है, लेकिन अपने जाति में करता है लोग विवाह मेन मोस्टली, ये उसकी विशेषता ठीक है। तीसरा कह रहा कि विवाह अपने जाति के बाहर ही हो सकता है, सो कह रहा ही हो सकता है, मतलब अपने जाति में नहीं करना है, बाहर की जाति में करना है। तो ये गलत बात है ना। एक तो पहले नंबर समाज अलग जाति में करोगे तो गांव से निकाल देता है, लेकिन अब तो लोग जागरूक होते हैं, अब ऐसा नहीं होता है।
तो ये विशेषता नहीं है। हाँ, गोत्र वाला होता है। ब्राह्मण में क्या होता है, सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। अपने गोत्र के बाहर किसी दूसरे गोत्र में, जैसे कश्यप किसी ब्राह्मण का गोत्र है तो किसी दूसरे गोत्र में विवाह करेगा जिसका गोत्र कश्यप ना हो, जाति ब्राह्मण ही होगा, है ना। मतलब होता है, लोग अन्य जाति में भी करते हैं। चलिए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पे। अच्छा 56 कर लेते हैं तो 52 कर लेंगे, है ना। एलर्जन विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है क्या, IgE, है ना। आप इसको डिटेल में देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन यह दिया हुआ, आप पढ़ लीजिए इसको। 52, एक खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो अपघटक। अपघटक मतलब जो चीज़ों को ख़त्म करता है, समाप्त करता है, डिकम्पोज करता है। जैसे कि सबसे अपघटक मतलब बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, कवक हो गया, ये सब की संख्या। जैसे खाना को फेंक देते हैं तो वो नहीं देखते, कुछ समय के बाद धीरे धीरे सर गल जाता है। तो अब कैसे सर गल जाता है, तो बैक्टीरिया होते हैं, बहुत तरह के माइक्रोब्स होते हैं, वो सब उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। कोई बॉडी भी, अगर कोई एनिमल बड़ा से बड़ा जानवर मर जाता है उसको भी देखिएगा तो कुछ समय के बाद वो सर गल के मर उड़ के समाप्त हो जाएगा, अगर नहीं दफनाता है तो पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर किसी की संख्या है तो क्या है, डिकम्पोजर की, अपघटक की, जो चीज़ों को समाप्त करता है। फूड चेन पढ़ेंगे ना कि फूड चेन में उत्पादक कौन है, प्लांट क्या, पेड़ पौधा उत्पादक है। फिर हम लोग क्या, उपभोक्ता है, उसमें प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है ना। इसी तरह से चीज़ें होती है। तो 52 भी हो गया, 56 भी हो गया है। अब आगे चलते हैं। अच्छा 57, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्या है, कितना क्रमशः रहता है, तो देखिए 80S, 70S, 70S। राइबोसोम सेल, अगर कोशिका एक चैप्टर है, क्लास 9th में अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो फिर से पढ़ लीजिएगा। तो क्लास 9th में कोशिका नाम का एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें ही राइबोसोम के बारे में चर्चा किया था। 3 प्रकार का राइबोसोम होता है। तो कोशिका द्रव में 80S का राइबोसोम रहता है, क्लोरोप्लास्ट में 70S, और आपको माइटोकॉन्ड्रिया में कौन है, 70S, उसमें भी रहता है। तो ये हो गया, तो इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है ना। चलिए, इसमें कुछ है नहीं ताज़ा नया बताने के लिए। अच्छा इसको भी साथ में कर लेते हैं एक बार इसको ही। 59, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, कुछ विषयों को राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उनमें से कौन एक नहीं है, तो देखिए लोकल गवर्नमेंट जो है ना, स्थानीय सरकार, जैसे कि पंचायत का चुनाव होता है ना, या नगर निगम का चुनाव होता है ना, वो राज्य सूची का विषय। अब पढ़ोगे संविधान के में टोटल कितना, 8+4 12 का अनुसूची है। उसमें 7वीं अनुसूची में क्या विषयों का वर्णन है कि संघ सूची मतलब केंद्र सरकार उसमें वर्णित विषयों पर कानून बनाएगी, जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, विदेशी संबंध हो गया, सेना हो गया। दूसरा क्या, राज्य सूची, उसमें वर्णित विषयों पे क्या सिर्फ राज्य सरकार बने, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट हो गया, इस सब चीज़ों पे। एक है संवर्धित सूची, जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। तो शिक्षा जो है वो आपको उसी की मतलब संवर्धित सूची का ही पार्ट है। पहले नहीं था, पहले वो राज्य सूची का पार्ट था। तो 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी तो संविधान में बहुत संशोधन न करती है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 गो विषय को आपको डाल दिया गया था राज्य सूची से निकाल करके संवर्धित सूची में, कि ताकि भारत सरकार भी क्या करे, कानून बना सके। तो अभी केंद्र सूची में कितना कानून है आपको पता है, 97+3, पता है 97 संविधान के टाइम से था, 3 को बाद में ऐड हुआ। राज्य सूची में कितना मालूम है, 66-5, मतलब पहले 66 था जब संविधान बना, 5 को निकाल करके कहाँ डाल दिया, संवर्धित में। संवर्धित सूची में कितना, 47+5 मतलब 52। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रह पाए कि ताकि नहीं भाई अलग अलग से ऐड हुआ था तो कोई दिक्कत इसमें। तो कितना संवर्धित सूची में कितना है, 52 गो विषय है जिस पे दोनों कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी। आपको राज्य सूची में कितना विषय है, 66-5 मतलब 61, दोनों कानून बना सकता है। केंद्रीय सूची में कितना, 97+3 मतलब 100, 120 है। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 59 हो गया। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए सप्त क्रांति की कॉन्सेप्ट, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, है ना, सप्त क्रांति। तो सप्त क्रांति कॉन्सेप्ट जो है ना, वो महान समाजवादी नेता क्या कौन थे, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने दिया था। यहाँ पे संपूर्ण क्रांति नहीं करा, अगर संपूर्ण क्रांति का नारा अगर पूछे या संपूर्ण क्रांति का अवधारणा कॉन्सेप्ट पूछे तो किसने दिया था,
जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था, तो इसको ध्यान में रखना है। तो समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का नारा दिया था, ठीक है। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को, गर्मी में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो इसको केरल में जाना जाता है। केरल और कर्नाटक में जो है ना, गर्मी की ऋतु शुरू के टाइम में जो वर्षा होती है उसे मैंगो सावर कहा जाता है। हो गया। आगे, दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? देखते हैं, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था। अलग अलग सरकार अगर कोई स्कीम शुरू करती है तो बार बार देख रहा है, रिपीट हो रहा है, इसको देख लीजिएगा अन्य राज्य सरकार की योजनाओं को। नेक्स्ट, अब ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा देर रुक जाता हूँ, पढ़ देता हूँ। एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ लिपिक मतलब क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 में रवाना होगी। पूछताछ लिपिक मतलब क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय पर दी थी? तो आप रीजनिंग है ये, है ना, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। आंसर मैं आपको दे देता हूँ इसका, 9:50 में, है ना। हो गया। सप्त क्रांति देख लिए, मैंगो सावर देख लिए। अच्छा, नेक्स्ट, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? हम लोग जानते हैं कि जब भी अंतरिक्ष में कुछ लॉन्च होता था, कहाँ? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ, ये हम लोग को याद है, जानते हैं, है ना। लेकिन देश में दूसरा छोटे छोटे उपग्रह को भी लॉन्च करने के लिए एक नया अंतरिक्ष स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया था, वो कहाँ है? तो आपको करा गया था तमिलनाडु में, है ना। तो बस इसको देख लेना है। तमिलनाडु में अगर जिला देखना है तो तूतीकोरिन नाम का जगह, वहाँ पर करा गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगईकोंड चोलपुरम का संस्थापक कौन था? है ना। तो ये कौन था? राजेंद्र प्रथम क्या था? गंगईकोंड चोलपुरम का संस्थापक था। इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आप देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। ये 642.5 × 7 किसके बराबर? ऊपर में बार दिया है, बार का मतलब ये रिपीट हो रहा है, 5 बार रिपीट हो रहा है ना। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिए आप डिस्क्रिप्शन, है ना। आंसर में दिखा देता हूँ, ये इतना डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, नाभिकीय 67 देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे आपको मंदक कहते हैं, है ना। नहीं, सॉरी, नाभिकीय रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहाँ पे बिजली बनता है, परमाणु बिजली घर, उसमें कहता है कि वह घटक जो श्रृंखला चेन रिएक्शन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे नियंत्रक क्षर हो जाएगा, है ना, कंट्रोल रॉड हो जाएगा, ठीक है। तो नियंत्रक क्षर हो गया इसका आंसर। तो इसमें तो कुछ बताना नहीं। अच्छा, 68 थोड़ा सा देख लेते हैं। 68, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? तो प्रथा जो है ना, परंपरा से ही चला रहा है, प्रथा, जाति प्रथा, है ना, विवाह प्रथा, अन्य चीज़। तो पारंपरिक कौन है? ट्रेडिशनल कौन है? तो प्रथा। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी ट्रेडिशनल नहीं है, ये बाद में डेवलप हुआ। कानून ट्रेडिशनल नहीं है, पुलिस बाद में डेवलप हुआ। लेकिन प्रथा जब से मानव में थोड़ा सा चेतना आया, तब से, मतलब दिमाग आया, तब से ही ये सारे चलने लगा अलग अलग तरह से, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसे कहा जाता है? आशय मतलब किसे कहा जाता है? तो देखिए, वह ठीक समय, प्रश्नकाल के समय, जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या होता है? शून्यकाल। 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक शून्यकाल चलता है, ठीक है। 11 से 12 बजे तक क्या होता है? प्रश्नकाल। उसके बाद 12 से 1 तक शून्यकाल चलता है। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? शून्यकाल कहा जाता है। इसमें कोई डॉट हो या कोई गलती से कुछ मिस्टेक से कुछ कभी कभी हो जाता है, भुला जाता है, तो उसको आप कमेंट करके इंडिकेट कर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ, है ना, कैसे क्या है। तो ठीक है, इसमें तो कुछ बचा नहीं बताने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, पूरा का विस्तृत रूप, मतलब पूरा का क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पूरा क्या? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। पूरा का फुल फॉर्म पूछ रहा है।
तो प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, ये अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो भारत के मिसाल में राष्ट्रपति जब बने थे APJ अब्दुल कलाम, तो उन्होंने ये स्कीम शुरू किया गया था। इसके तहत शहरी जो भी सुविधा है उसको गाँव में भी प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए मोबाइल टाइप का कुछ सिस्टम, मोबाइल मतलब फ़ोन वाला मोबाइल है, चलंत टाइप का कोई सिस्टम डेवलप किया जाए, इसके लिए ये स्कीम था, है ना। पूरा प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, ये पूरा का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट्स एक सूचकांक है, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ था? प्रवासन, प्रवासन समझते हैं ना, ये एक जगह से दूसरे जगह लोग माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे कि बिहार के लाखों लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो वो क्या हो गए? माइग्रेंट हो गए वहाँ के लिए, है ना, प्रवासी जिसको कहते हैं। या अन्य भारत के लोग अन्य देशों में जाते हैं, तो वहाँ के लिए क्या है? वो वहाँ के लिए क्या हो गया? प्रवासी हो गए। तो इम्पैक्ट्स फुल फॉर्म है उसका होता है इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। ये किससे संबंधित है? तो जान ही गए किस चीज़ से संबंधित है? प्रवासन से, है ना। माइग्रेंट नाम ही आ गया इसमें, इसका फुल फॉर्म इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, समझ आ गया। नेक्स्ट, फिलिप एस्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, किस केस में? फिलिप एस्प्रेट एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसको दोषी ठहराया गया था, फांसी दिया गया, मतलब सजा दिया गया था, किस केस में? तो मेरठ षड्यंत्र केस में दिया गया था, है ना। एक लाहौर षड्यंत्र केस पढ़े होंगे, जिसमें क्या है? भगत सिंह ने गोली मार दिया था, सैंडर्स की हत्या की थी। उसके अलावा और भी क्या है? काकोरी कांड पढ़े होंगे 1925 में, तो ये सबसे पूछा रहा क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 73, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क आपको क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई में, है ना, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया था ना? तो उत्तराखंड में किया गया था, उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में किया गया था। तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, अब बचा के अगला पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नेक्स्ट 75, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किया? जिरकॉन है या सिरकॉन है? तो आपको क्या? रसिया ने, रूस ने क्या? जिरकॉन सीरीज का, जिरकॉन हो या स्पुतनिक टाइप का कोई मिसाइल हो, बम हो, कुछ भी प्रक्षेपण हो, तो आपको रूस से संबंधित है। जिरकॉन स्पुतनिक वही शुरू करता है ना, तो रूस हो गया। आपको हो गया क्वेश्चन 77 भी यहीं पर देख ही लेते हैं। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? इसमें से कौन समूह का उदाहरण है? ग्रुप का। तो देखिए, परिवार के सदस्य क्या समूह के उदाहरण है? परिवार के सदस्य क्या समूह के एग्जाम्पल है? आप देखिए, संगीत समारोह, कहीं पे म्यूजिकल का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वो समूह नहीं है, ग्रुप नहीं है। समूह संगठित होता है ना। परिवार के लोग क्या संगठित होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, किसी को कुछ होगा तुरंत सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे को हेल्प करेगा, काम करेगा। लेकिन संगीत समारोह कहीं पर हो रहा है, कहीं पर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, तो समूह नहीं, वो भीड़ हुआ। सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो समूह नहीं, वो भीड़ है। कब कहाँ कौन जाएगा किसी को पता नहीं, लेकिन परिवार का एक समूह है। समूह और भीड़ में एक अंतर होता है, समूह में सब संगठित होते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, जो भी है। अब भीड़ में क्या था, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हो गया 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो वियतनाम ने की थी। तो देखिए, पूर्वी एशियाई मतलब आसियान, नाम सुने होंगे ना, आसियान, ASEAN, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, है ना। आसियान प्रत्येक साल अपना क्या करता है? सम्मेलन करता है, मीटिंग करता है ना। उसमें जब ये मीटिंग होगा तो कोई ना कोई देश उसकी अध्यक्षता करेगा। जैसे कि G20 की अध्यक्षता भी इस बार 2023 में क्या भारत ने की थी, है ना। तो उसी तरह से 15वें में कौन किया था? उस समय वियतनाम। लेकिन अब तो 2021 की बात है, 2023 में कौन किया उसको आप देख लीजिएगा। 2021 में बुरनोई में किया था ये सब, तभी अब 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आप इसके बाद देख लेंगे, आसियान को पढ़ लेंगे। आसियान में 10 देश है ना, जो इंडोनेशिया सब हो गया, बुरनोई हो गया, ये सारी चीज़ें सब है। नेक्स्ट चलिए 81 देख लेते हैं। भारत में वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना था? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे तालाब को, नदी नालों को क्या जीर्णोद्धार करवाया, फिर से रिवाइव करवाया, ताकि वाटर लेवल पानी का बना रहे। जिन क्षेत्रों में पानी की पहुंच नहीं थी, उन क्षेत्रों में पानी को पहुंचाने का काम किया। बहुत सारे जो
नदी नाला तालाब झील सूखने के कगार पे, तो उसको इन्होंने फिर से पुनर्जीवित करवाया अपने प्रयासों से। इसलिए इसको वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, काफ़ी पॉपुलर लोग है ना। निसार, ये निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो इसरो और नासा दोनों मिल करके निसार नाम के प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारत आकार में किस स्थान पे, तो जानते हैं कि भारत आकार में 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा था, अब क्या हो गया, पहला हो गया। हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिए थे, इसमें ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ा है लेकिन वो यूटिलिटी नहीं है उतना। चलिए, ये हो गया। अब है कर्क रेखा भारतीय राज्यों में निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है। तो आप अगर याद करे होंगे, एक ट्रिक हम पढ़े थे कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। आसाम कहते हैं मित्र, है ना, पर गमछा झार, है ना, मित्र पर गमछा झार। देखिए, मौ से मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। टोटल 8 गो राज्य हो गया, है ना। तो मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 8 राज्यों से गुजरती है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे बी में आपको गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा दिखा दे रहा है। त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा से तो होकर को मैंने तो बताया नहीं। मिजोरम, अच्छा, किस समूह से होकर गुजरती है उसको कह रहा है, सॉरी। हाँ, तो अभी तो बताया था, तो बी ये हो गया। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, बिहार है, बिहार से तो मैंने बताया नहीं। इसमें डी में देखिए अब मेघालय कह रहा है, तो मिजोरम मैंने कहा था, मेघालय तो था ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना क्या था, है ना। कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख वृद्धि, है ना। तो देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा। अच्छा, आप पहले पंचवर्षीय योजना थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जानते हैं ना कि 1951 से प्रत्येक साल क्या है, पंचवर्षीय योजना चलती थी। मतलब अगले 5 साल के लिए भारत सरकार क्या करती थी, अपना प्लान तैयार कर लेते कि हमको इस 5 साल में इस तरह को विकास करना है। टारगेट भी बना लेते थे कि इस बार कृषि को ध्यान में रखना है, दूसरा बार इंडस्ट्री को रखना है, तीसरा बार दोनों को रख लेना है, इसी तरह से। तो टोटल 12 को पंचवर्षीय योजना अभी तक चला। पहला 51 से 55 तक, अंतिम जो चला है 2012 से लेकर के क्या है 17 तक। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो 2017 में जैसे पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ, उसको उन्होंने समाप्त ही कर दिया। बोला कि अब भाई पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगा। जो योजना आयोग बनाता था पंचवर्षीय योजना, उसको ही समाप्त कर दिया मोदी जी ने। अब उनके जगह पे उन्होंने बना दिया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, जो अगले सालों को 1-1 साल की 2-2 साल के लिए रोड मैप तैयार करके भारत सरकार को देती है। वो भी थिंक टैंक है, ये 5 साल के लिए तैयार करते थे ये सारी चीज़ें। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या थी, है ना, किसको टारगेट करें। जैसे पहला का था कृषि, दूसरा का था इंडस्ट्री, जिसको पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं। तो ये था। तो इसका आंसर आप लोग देख लेते हैं एक बार, है ना। तो 7वीं पंच वही था, हमको जो पता वही। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या था, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, ये उसका लक्ष्य था। कृषिगत मतलब कृषि को एग्रीकल्चर को प्राइमरी रखते हुए हमको विकास करना है, आगे वृद्धि करना है, तेज़ी से वृद्धि करना है, इन सब चीज़ों। उसमें मशीनीकरण हो गया कृषि का, अन्य चीज़, ये सारी चीज़ें। अच्छा, 83 आप कर लेते हैं लाइन। अच्छा, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता क्या है। आधुनिक समाज की विशेषता का जैविक एकजुटता, है ना। जैविक मतलब बायोलॉजिकल एक तरफ, मतलब लोग खून के रिश्ते से ज़्यादा एक तरफ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दुर्खिम नाम के फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था, सोशियोलॉजिस्ट। तो हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, 84, उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। यह उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। अब आ रहा है, कटी जली कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं, माइक्रोब्स कौन से पनपते हैं। तो स्टेफाइकोलोका, अगर किसी को कट खुट गया है, जख्म उख्म हो गया, तो उस पर कौन सा बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, है ना, बैठता है, तो उसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई, है ना, ये बैक्टीरिया का नाम, वायरस सब का नाम है, वायरस नहीं, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव का नाम है। अच्छा,
कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार, तो जानते हैं कौन सा, गृह मंत्रालय थोड़ी देगा, खेल मंत्रालय देगा ना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय क्या है, खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार हो गया, ध्यानचंद पुरस्कार, अब जिसका नाम राजीव गांधी पुरस्कार राजीव गांधी पुरस्कार को ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, ये सब कौन देता है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 80 तो हो गया। अच्छा, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है, तो कार्ल मार्क्स है ना, बहुत बड़े क्या बोलते साम्यवादी कम्युनिस्ट फिलोसफर थे, चिंतक थे, है ना। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसी में शायद ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि सब गरीब क्या कर लेंगे, लड़ करके पूरे अमीर पे क्या कर लेंगे, अमीर के संपत्तियों को, अमीरों को हरा देंगे और सारे संपत्ति को अपने अंदर में लेंगे। उत्पादन के साधनों पे किसका अधिकार होगा, किसान मजदूर इन लोगों का होगा। वो कॉन्सेप्ट दिए थे, है ना, कार्ल मार्क्स। उसी को उन्होंने कहा था कि एक अमीर गरीब के बीच में युद्ध होगा भयानक, और फिर अंत में गरीबी जीत जाएगा, सो कह रहे थे। ये कॉन्सेप्ट है इनका, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था वर्ग संघर्ष की अवधारणा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, CBC इसको शॉर्टकट में कहते हैं, CBC है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका काम क्या है, तो देखिए इसका काम है कि देश के जांच अभिकरणों